यह है गणित प्रकाश कक्षा 7 की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसके शुरू के 8 चैप्टर्स का सॉल्यूशन हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। इकाई 9 है व्यंजकों का गुणनखंड। अब पहला प्रश्न कह रहा है जोड़ से गुणा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही व्यंजक को जितनी बार जोड़ के रूप में लिखा गया है हम उतनी ही संख्या से उसको गुणा कर सकते हैं। जैसे कि x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 बार लिखा है तो इसका मतलब है हम 3 बार इसको जोड़ें या फिर हम सीधा 3 से गुणा करते हैं x को और 3 गुणा x को हम 3x लिख सकते हैं। अक्षर और संख्या के बीच में गुणा हो रहा है तो गुणा लगाना कोई आवश्यक नहीं होता है। ऐसे ही आगे देखिए x को जब 4 बार जोड़ के रूप में लिखा है तो इसको हम 4 गुणा x कर सकते हैं और ये 4x के बराबर हो जाएगा। y प्लस वाई 2 बार है तो यहाँ पर 2 गुणा y हो जाएगा और ये 2y के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ y 5 बार जुड़ा हुआ है तो इसको हम 5 गुणा y लिख के 5y के बराबर कर सकते हैं। z यहाँ पर z प्लस z 6 बार है तो इसको 6 गुणा z लिख सकते हैं और ये 6z के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर z प्लस z यहाँ 7 बार जोड़ा गया है इसलिए इसको 7 गुणा z लिख सकते हैं और ये 7z के बराबर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में मिलान करना है। 4 गुणा x बराबर हो जाएगा 4x के। ऐसे ही 7 गुणा x 7x के बराबर होगा और 3 गुणा x होगा 3x के बराबर। 5 गुणा x 5x हो जाएगा। यहाँ पर ये हमें समझना है कि 1 गुणा x को हम 1x ना लिख के सिर्फ x लिखेंगे। x का मतलब 1x होता है। ठीक वैसे ही जैसे ही 100 रुपए का मतलब 100 होता है। अब हमें घात तथा गुणांक की अवधारणा को समझना है। यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है ax की घात b। तो x की घात b को जो चीज गुणा कर रही है वो x की घात b का गुणांक हो जाएगा। तो इसको गुणा कर रहा है a, इसीलिए a के लिए लिखा गया है कि मैं गुणांक हूं। तो a क्या है x की घात b का गुणांक है और b क्या है वो है x की घात। यहाँ पे क्या लिख दिया गया है मैं घात हूं। अब आगे हम लोग उदाहरण देखते हैं। यहाँ है 3x²। अब इसको हम जब खोल के लिखेंगे ना तो 3 गुणा x² हो जाएगा। तो यहाँ पर x² का गुणांक हो जाएगा ये 3 क्या है x² का गुणांक है और x की घात कितनी है 2 है। वही चीज यहाँ पे लिख दी गई है। 3 नंबर है निम्नलिखित में सत्य एवं असत्य कथन की पहचान कीजिए। 3x की घात 4 में x की घात 4 है। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं ये x है ये इसकी घात 4 है x की घात 4 है तो ये एकदम सत्य है। आगे है 5x की घात 6 में x की घात 5 है। नहीं x की घात 6 है इसलिए ये असत्य हो गया। अब है 9x² में x² की गुणांक 2 है। x² की गुणांक तो यहाँ 9 है इसलिए ये भी असत्य है। और अब है 4x की घात 5 में x की घात 5 की गुणांक 4 है। हाँ है 4 गुणांक तो इसलिए ये सत्य हो गया। व्यंजकों का गुणा करते समय चर की घातों का गुणा किया जाता है। नहीं गलत है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चर की घातें गुणा में जुड़ती हैं। इसको हम इस उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे x² गुणा x³ करना है ना तो यहाँ पर ये गुणा हो रहा है x² और x³ का इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी और इनका गुणनफल x की घात 3 + 2 यानी 5 आ जाएगा। अब है व्यंजकों का गुणा करते समय चर की घातों को जोड़ा जाता है। हाँ ये सत्य है वही हमने अभी करके देखा भी है। अब है व्यंजकों का गुणा करते समय गुणांक का गुणा किया जाता है। हाँ गुणांक का गुणा किया जाता है ये सत्य है। इसको हम ऐसे देखते हैं जैसे 2x को 3x² से गुणा करना है तो पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे उसके बाद x गुणा x²। तो x गुणा x² करेंगे तो x³ हो जाएगा और 2 और 3 का गुणनफल 6 हो जाएगा। और हम क्या करते हैं संख्या को पहले लिख देते हैं। आगे है व्यंजकों का गुणा करते समय गुणांक का योग किया जाता है। नहीं अभी हम देख चुके हैं कि गुणांकों का ये गुणा होता है इसलिए ये असत्य हो जाएगा। 4 नंबर कह रहा गुणा कीजिए 2x गुणा 3x² गुणा 4x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमें इनका गुणा करना है तो सबसे पहले हम गुणांकों का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 4 पहले लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे जो x बचा है x को यहाँ लिखेंगे और x का गुणनफल जब करेंगे तो घातें जुड़ेंगी। जिसकी घात कुछ नहीं उसकी 1 घात मानी जाती है तो 1 + 2 + 1 हो जाएंगी x की घातें। तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 × 24 और x की घात जुड़ के हो जाएंगी 4। 24 x की घात 4 इसका गुणनफल आ गया।
अब आगे हम देख रहे हैं कि x गुणा x हमें कितनी बार गुणा करना है, 1 2 3 4 और 5 बार। तो x की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार जोड़ेंगे, इसका गुणनफल आ जाएगा x की घात 5। यहां पर हमें 4y² को 3y³ से गुणा करना है, तो पहले हम 4 गुणा 3 करेंगे, फिर y की घात 2 प्लस 3 कर देंगे, तो 4 तियां 12 और y की घात 5 आ जाएगा। इसके बाद 2y² गुणा 3y³ गुणा 4y की घात 4 हमें करना है, तो पहले हम संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 4। उसके बाद y की घात, अक्षर में घातें जुड़ती हैं, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, y की घात 9 आ गया। अब है 5z² गुणा 5z की घात 4, तो ये 5 गुणा 5 और z की घात 2 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 25z की घात 6 हो जाएगा। इसके बाद 7z की घात 7 गुणा 4z की घात 3 गुणा 3z की घात 4 करना है, तो 7 गुणा 4 गुणा 3 कर लेंगे और फिर z की घात 7 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे, तो ये आ गया 84 z की घात 14। पांचवें में हमें सही मिलान करना है, 2x गुणा 3x² करना है, तो 2 तियां 6 हो गया और x की घात 2 और 1 जुड़ के 3 हो गई। 6x की घात 3 से हम इसको मैच कर देंगे। अब यहाँ 7x² गुणा 8x³ है, तो 7 8 56 और x की घात 3 और 2 मिलके 5 हो जाएंगी। 56x की घात 5 को इससे मिला देना है। अब यहाँ पर हम पहले संख्याओं का गुणा देखते हैं, 9 8 72 और x की घात 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। ये देखिए 72 x की घात 16 से इसको मिलाया। फिर 6x की घात 6 को गुणा कर देना है 4x की घात 4 से, तो 6 चौक 24 और x की घात हो जाएगा मिलके 10, तो उसी से हमने इसको मैच कर दिया। 6 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 3x² गुणा 2x³ है, तो 3 दूनी 6 हो गया यहाँ संख्याओं का गुणनफल, और इधर 12 दिया है, तो 6 को हम 2 से गुणा करेंगे ना, तो 12 आ जाएगा, तो वही 2 जो बाकी है उसको यहाँ लिख देंगे। और x की घातें देख रहे हैं 3 और 2 मिलके 5 है इधर, और इधर 10 दी हैं, तो यहाँ पे 5 और होनी चाहिए x की घातें, तो यहाँ x की घात 5 हमने लिख दिया, तो 2x की घात 5 पूरा भर दिया जाएगा। अगले में हम देख रहे हैं 6x³ है यहाँ पे, यहाँ 2x² है, तो 6 दूनी 12 और यहाँ दिया हुआ है 24, तो 12 दूनी 24 होता है, तो संख्या में हमें 2 चाहिए, और x में अगर हम देखें तो 3 और 2 मिलके 5 घात हुई, जबकि यहाँ पे 8 दी हुई है घातें, तो कितनी कम है, 3 कम है, तो वही x की घात 3 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इधर का संख्याओं का गुणनफल और इधर की संख्याओं का गुणनफल एकदम बराबर आना चाहिए, बीच में बराबर का निशान लगा है ना, ऐसे ही x वाला भी पूरा मान बराबर आना चाहिए। अगर x की घात 8 इधर है तो इधर भी x की घात 8 ही चाहिए, जितना कम है वही हमें भर देना है। अब आगे यहाँ देख रहे हैं x की घात 6 है, तो यहाँ पर x गुणा x हमें 6 बार लिख देना है, 3 बार पहले से लिखा है, 3 बार कम है वही भर देना है हमको। 7 नंबर में गुणनखंड करना है, जैसे यहाँ x³ y² है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x गुणा x 3 बार लिखना है और y गुणा y 2 बार लिखना है, वो पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब x की घात 6 है, तो x गुणा x हमें 6 बार लिख देना है। यहाँ पर x² y² और z² है, तो 2 बार तीनों को लिखना है, यानी x गुणा x 2 बार, y गुणा y 2 बार और z गुणा z भी 2 बार लिखना है। सबके बीच में गुणा का निशान लगेगा। x की घात 5 z की घात 3 है, तो x गुणा x 5 बार लिख देना है और z गुणा z हमें 3 बार लिख देना है। इसके ए पार्ट में हमें सिर्फ चरों का गुणनखंड करना था, जबकि बी पार्ट में चर और अचर दोनों का हमें गुणनखंड करना है, यानी अक्षर के साथ संख्याओं का भी हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10xy², 10 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 2 गुणा 5 में टूटेगा, 2 गुणा 5 और x y है 2 बार। अब यहाँ है 15x² y², तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, 3 5 15 होता है, और x 2 बार और y भी 2 बार, देखिए 3 गुणा 5 x 2 बार और y 2 बार। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 7 14। हमें ये ध्यान रखना कि अभाज्य गुणनखंड इनके होने चाहिए, तो 2 गुणा 7 इसको लिख दिया, x लिख दिया 2 बार और y 3 बार है, तो y 3 बार लिख दिया। अब यहाँ है 16x³ y³ z³, तो 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 गुणा 2 4 बार लिख देना है, और 3 बार x 3 बार y और 3 बार हमें z लिख देना, बस गुणनखंड कंप्लीट हो जाएंगे। उसी का सी पार्ट है, निम्नलिखित के विस्तृत रूप लिखिए। अभी तक हमने देखा था सिर्फ एक पद दिया हुआ था,
यहाँ पर एक से अधिक पद वाले व्यंजक हैं, जैसे कि इसमें 2 पद हैं और इनको भी हमें गुणनखंड करके लिख देना है। तो 2x² है तो x गुणा x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 5 गुणा x गुणा y हो गया। आगे है 25x² माइनस 4x² y। तो 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे, x 2 बार है तो लिख देंगे x गुणा x, माइनस लगाएंगे, 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे और x² को x गुणा x और y एक बार लिख देंगे। तो इसके ये विस्तृत रूप कहें या फिर गुणनखंड कहें, कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड है 9x² z² प्लस 7y² z। तो 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3 होगा, x 2 बार है तो 2 बार हम लिखेंगे, z 2 बार है उसको भी 2 बार, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 7 का कोई और गुणनखंड नहीं होगा तो इसको सिर्फ 7 ही लिख देंगे, y 2 बार है तो y गुणा y लिखेंगे और 1 बार z है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब अगला है 6a³ b² प्लस 9a² b³ माइनस 18a² b²। तो यहाँ 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 और a³ को 3 बार लिखेंगे a गुणा a और b 2 बार है इसलिए 2 बार लिखेंगे। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 हो जाएगा और a² है इसलिए 2 बार a, b³ है इसलिए 3 बार b, माइनस लगाया और 18 के गुणनखंड होंगे 2 3 6 3 18, a है 2 बार और b है 2 बार। इस व्यंजक में 3 पद हैं। 15xyz को हम लिखेंगे 3 गुणा 5 और x गुणा y गुणा z, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, x 2 बार है और y 2 बार है और z भी 2 बार है। अब 20 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20 और x 3 बार, y भी 3 बार और z भी 3 बार। इस तरह से ये गुणनखंड एकदम क्लियर हो गए। 8वां है स्तंभ A तथा स्तंभ B में दिए गए समान वस्तुओं के नाम सम्मुख बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेब यहाँ भी बने और सेब यहाँ भी बने, तो ये समान वस्तु है, यहाँ सेब का नाम लिख दिया गया है, जबकि नीचे के फल अलग अलग हैं। अब दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि इधर ये बुक बनी है, इधर इरेजर बनी है, जबकि नीचे की तरफ इसमें भी पेन है और इसमें भी पेन है, तो यहाँ पे हम पेन ही लिखेंगे। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि टमाटर इधर भी है और इधर भी है, तो जो दोनों तरफ है वही हमें बॉक्स में लिख देना है। यहाँ हमें टमाटर लिख देना है, जो सब्जियां अलग अलग हैं उन्हें हमें नहीं लिखना है। 9 नंबर कह रहा कि दिए गए बॉक्स में से उभयनिष्ठ पदों को लिखिए। तो उभयनिष्ठ पद का मतलब है कि जो इस कॉलम में भी हो और जो इस कॉलम में भी हो, यानी दोनों कॉलम्स में जो होंगे वही उभयनिष्ठ पद होंगे। तो यहाँ हमने देखा x² यहाँ है और यहाँ भी है, तो हमने यहाँ लिख दिया। आगे देख रहे हैं y² यहाँ है तो यहाँ भी है, उसको भी हमने लिख दिया। बाकी अगर हम m देख रहे हैं तो इधर m नहीं है, m² अलग हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। mn इधर है, इधर भी नहीं, तो बाकी उभयनिष्ठ नहीं है, यही 2 उभयनिष्ठ हो गए। अब हम अगले पार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ PQ है पर इधर नहीं है, इधर p² है तो इधर भी है, तो ये कॉमन हो गया। उभयनिष्ठ या कॉमन एक ही चीज है। और यहाँ पर है p² q² और इधर भी है p² q², तो ये भी उभयनिष्ठ हो गया। इसके अलावा जो पद बचे हैं वो या तो इधर हैं या तो इधर है, दोनों में नहीं है, इसलिए कॉमन यही दोनों होंगे। अब है C नंबर, इसमें हम देख रहे हैं क्या कॉमन है। a² यहाँ है तो इधर नहीं है, इधर a² b² है तो इधर नहीं है, a³ b³ इधर है और इधर भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, इसको यहाँ हमने लिख दिया। अब अगला पद हम देख रहे हैं कि a² भी यहाँ है और यहाँ भी है, तो ये भी उभयनिष्ठ हो गया, इसको भी हमें लिख देना है, बाकी उभयनिष्ठ नहीं है। अब डी पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे 5m² n² है, इधर नहीं है, फर्क है यहाँ पे। 7m² इधर भी है और इधर भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। ऐसे ही mn इधर है तो इधर भी है mn, ये भी कॉमन हो गया। कॉमन कहें या उभयनिष्ठ कहें। अब 4m³ n यहाँ है और 4m³ n यहाँ है, तो ये भी उभयनिष्ठ है। तो ये 3 पद जो हैं ये उभयनिष्ठ हो गए। 10 नंबर कह रहा कि दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो पद दिए हुए हैं इनके गुणनखंड इस तरह से लिख देना है। 6 को 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 चाहे तो लिखें नहीं ना लिखें। z 2 बार है, y 2 बार है। ऐसे ही 12x² y² के भी गुणनखंड हमें कर लेने हैं। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो कि इन दोनों में शामिल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पे लिख लिया है और सुविधा के लिए इसको इस तरीके से
बंद भी कर दिया गया है बॉक्स में। ऐसे ही 3 दोनों में है तो उसको भी हम एक बार लिखेंगे, और आगे ये वाले एक में है तो एक में नहीं है, इनको छोड़ देना है। y दोनों में है तो y लिखेंगे, और ये वाला y भी दोनों में है। अब इनका हमें आपस में गुणा कर लेना है, तो ये गुणनफल 6y² आ गया। अगला है 18m² n³ और 24m³ n²। अब हमें इनके गुणनखंड कर लेने हैं। 18 का हो जाएगा 2 3 6 3 18, और फिर m 2 बार लिखेंगे और n 3 बार लिखेंगे, इस तरह से गुणा लगा करके। 24m³ n² में पहले हम 24 के गुणनखंड लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 हो गया, और फिर m लिखेंगे 3 बार और n लिखेंगे 2 बार। अब जो कॉमन है हम उनको बॉक्स में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 2 इन दोनों में आ रहा है तो देखिए 2 हमने इस तरह बॉक्स बनाया। अब ये 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, या फिर यहाँ 2 है तो ऊपर अब 2 नहीं है। अब एक बार 3 दोनों में फिर आ रहा है, तो इस तरह से ये वाला 2 हमने लिख लिया और ये वाला 3 हमने लिख लिया जो कि दोनों में है। अब हम देख रहे हैं कि m यहाँ है, m यहाँ है, ये इसको लिख लिया। अगला बार हम फिर देख रहे हैं कि ये m दोनों में है तो यहाँ हमने m फिर से लिख लिया। आगे n इन दोनों में है इसलिए n को लिख लिया, और फिर इन दोनों में n है लिख दिया। तो उभयनिष्ठ छांट करके हमने लिख लिया सारे गुणनखंड। अब इनका हमें आपस में गुणा कर लेना है, तो 2 3 6 हो गया, m² और n², ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। यहाँ पर इन तीनों पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो हम बारी बारी से, जैसे हमने 15x² y³ z² लिखा, तो पहले ये संख्याओं के गुणनखंड किया। 3 गुणा 5, x लिखा 2 बार और y लिखा 3 बार, z फिर 2 बार लिख लिया। ऐसे ही 27x³ y² z² के गुणनखंड हमने कर लिया है। 3 3 9 3 27, x 3 बार, y 2 बार और z 2 बार। फिर 30x² y² z² के जब गुणनखंड करेंगे 2 3 6 5 30 हो जाएगा, और x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हम चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपली भी समझ सकते हैं। जैसे संख्याओं में हमने देखा कि 3 आ रहा है सब में, तो हमने 3 लिख लिया यहाँ एक बार। और x में अगर हम देखें तो यहां से भी हम देख सकते हैं, जैसे इन सब में मिला के देखें सबसे कम वाली घात 2 है, तो 2 ही बार x उभयनिष्ठ हो सकता है। और इधर से भी हम देखें तो देखिए ये x का एक ये घेरा बना, एक ये बना, तो यहाँ पे x गुणा x हमने लिख लिया। और y को भी हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 बार 2 बार 3 बार, तो कम से कम 2 बार जो है वो सब में है, तो y की घात 2 उभयनिष्ठ आ गया। ऐसे ही z की घात 2 सब में है तो z की घात 2 भी सब में आ गया उभयनिष्ठ। तो इस तरह से हम गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, और इसको हम डायरेक्ट भी सीख सकते हैं आगे के लिए। तो जितने भी यहाँ पे आए गुणनखंड उस सबको गुणा लगा के हमने लिख लिया। यहाँ पे 3 और x² y² z² उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल गए। इस प्रश्न में भी 3 पद हैं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो बारी बारी से इनके हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये 24 है, और 3 बार है, 2 बार b और 1 बार c। ऐसे ही 26 के करेंगे तो इसका सिर्फ 2 गुणा 13 ही अभाज्य गुणनखंड आएगा, और a b c को वैसे ही लिख देते हैं जितनी यहाँ पे घात है। 28a² bc³ को जो हम करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 सते 28 होता है। फिर a 2 बार और 1 बार b और 3 बार c। अब यहाँ पे जब हम कॉमन गुणनखंड लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, तो सिर्फ संख्याओं में हमको 2 मिल रहा है, और a में यहाँ देख रहे हैं तो a तीनों में है 1 बार, और फिर 1 बार a है तीनों में, b सिर्फ 1 बार है और c भी 1 बार है। और यहाँ से इसको भी हम समझ सकते हैं कि संख्याओं में हमने 2 लिख लिया है। a की अधिकतम घात देखिए 3 है और कम से कम 2 है, तो 2 सब में है ना, इसलिए a की घात 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर b सबसे छोटा है, 1 बार b सब में है, इसलिए b हो जाएगा, और यहाँ पे c 1 बार है जो कि सब में है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल गए 2a² bc। 11 नंबर प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, जिसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 9m² + 15mn। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3 होगा, और m² का m गुणा m हो जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, और 15 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 5, mn को m गुणा n लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो 3m इधर भी है और 3m इधर भी है, यानी ये उभयनिष्ठ या कॉमन खंड हो गया 3m।
तो जो कॉमन है ना उसको हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। यहाँ 3m जब हमने निकाल लिया तो बचा क्या, 3m बचा, उस 3m को अलग कर दिया। इधर से जब हमने 3m निकाल लिया तो 5n बचा, तो वही 5n यहाँ अलग कर दिया, गुणा करके लिख दिया। अब हम देख रहे हैं 3m जब दोनों में है यानी उभयनिष्ठ है तो उसको हम बाहर निकालेंगे और जो कुछ बचेगा उसको ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, ये 3m जब बाहर आ गया तो यहाँ से 3m ये वाला बचेगा और यहाँ पे प्लस लगा के ये 5n बचेगा। तो ये गुणनखंड हो गए 9m² प्लस 15mn के। अब इसी तरीके से हम आगे वाले प्रश्नों का गुणनखंड करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में 24a³ b³ माइनस 18ab² c² के गुणनखंड हमें करने हैं। तो वैसे ही हम एक एक पद के गुणनखंड करेंगे। 24 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, फिर a लिखेंगे 3 बार और b भी लिखेंगे 3 बार। तो यहां तक ये हो गए इसके गुणनखंड। अब माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। 18 का हो गया 2 3 6 3 18 और a एक बार है, b 2 बार है और c भी 2 बार है। अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ है यानी क्या कॉमन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 गुणा 3 इस वाले में भी है और 2 गुणा 3 इस वाले में भी है। तो 2 गुणा 3 का मान 6 आ जाएगा ना, और फिर a यहाँ है तो यहाँ भी a एक बार है। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ b गुणा b है तो यहाँ भी b गुणा b है। बाकी सब कॉमन नहीं है यानी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनका हम गुणा करके एक जगह लिख लेते हैं। 2 3 6ab², 6ab² हमने यहाँ लिख लिया। अब इसके अलावा क्या बच रहा, 6ab² के अलावा बच रहा है 2 दूनी 4 और a गुणा a² हो गया b, तो 4a² भी ये देखिए बचा। 6ab² के साथ 4a² भी गुणा लगा के लिख दिया, तो ये वाला पूरा पद जो है वो कंप्लीट हो गया। अब माइनस लगा है तो हम माइनस लगाएंगे और 6ab² को तो हम इसमें भी निकाल लेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। अब जो बचा है उसको गुणा लगा के हमें लिख देना है। तो बचा क्या, बचा यहाँ से 3 और c गुणा c, तो 3c² बचा, उसको हमने यहाँ गुणा लगा के लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में उभयनिष्ठ 6ab² हमको पता चल रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। जब हम बाहर निकाल करके ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4a² और माइनस यहाँ 3c² बचेगा। अब ये जो हमको मिला है ना, ये इसका गुणनखंड है। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट को करेंगे। तो ये पूरे जो ये दिए हैं पद, इनमें से हम गुणनखंड करना शुरू करेंगे। तो 12 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 3 12। अब एक बार x, 2 बार y और एक बार z हो गया। अब 14 का गुणनखंड 2 गुणा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ x है 3 बार, तो हम 3 बार गुणा लगा के लिखेंगे। y 2 बार है और z है 2 बार। अब प्लस लगाएंगे, तीसरे पद के गुणनखंड करेंगे। तो 2 3 6 3 18 हो गया और x 2 बार हो गया, y भी 2 बार और z भी 2 बार। अब हमें देखना है कि क्या उभयनिष्ठ है यानी क्या इन तीनों पदों में शामिल है। उसको हमने लाल से टिक कर दिया ताकि हम भूले नहीं। तो हम देख रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 इस पद में भी है और 2 इसमें भी है। आगे की संख्याएं सब अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ x है एक बार, यहाँ भी है x और फिर यहाँ भी है। अब y² यहाँ पे है यानी y गुणा y है, यहाँ भी y गुणा y है और इसमें भी y गुणा y है। अब z को देखते हैं तो एक बार z यहाँ है तो एक बार इसका भी ले लेंगे और एक बार इसका भी ले लेंगे। अब क्या क्या उभयनिष्ठ आया है उसको हम पहले गुणा करके देख लेते हैं। तो ये आ गया 2xy²z, तो 2xy²z अलग कर लिया। अब पहले पद में देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या बचा। तो इसके अलावा क्या बचा, 2 3 6 बचा खाली यहाँ से। तो ये देखिए गुणा लगा के हमने 6 लिख दिया। अब प्लस लगा है ना यहाँ पे, तो प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा वाला पद हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या बचा है। तो उसमें संख्याओं में बचा 7 और यहाँ से x² बचा और यहाँ से बच गया z। तो 7x² हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब गुणा लगा के जो उभयनिष्ठ है उसको भी लिख दें। उभयनिष्ठ वाला हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पहले छूट गया है यहाँ पे लिखना तो हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो 2xy² हमने लिख दिया। अब प्लस लगाया और फिर
उभयनिष्ठ वाला चाहे पहले लिख दें या फिर जो हम गुणा करके लिख रहे हैं वो। तो हमने उभयनिष्ठ यहाँ पे लिख दिया। अब जो बचा है उसका हम गुणा कर लें तो 3 3 9 यहाँ से बचा, x और z, 9xz यहाँ लिख दिया। अब उभयनिष्ठ पार्ट हमको सब में एकदम क्लियर दिख रहा है, उसको हमने एकदम बाहर कर लिया, ब्रैकेट लगाया। जो कुछ बचा है उसे अब हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ से 6 बच गया और यहाँ से बच गया 7x² और प्लस 9xz। तो ये गुणनखंड हमको मिल गए। ऐसे ही फोर्थ पार्ट के हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे 16l⁴ है, m² n³। तो 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 किया। l हमें लिख देना है 4 बार, m 2 बार और n है 3 बार। अब हम प्लस लगाएंगे और प्लस लगा के 20 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा। l 3 बार, m 4 बार और n 2 बार हमें लिख लेना है। अब हमें देखना है कि क्या उभयनिष्ठ है इसमें। तो ये यहाँ से 2 गुणा 2 है और l 3 बार यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखिए 2 गुणा 2 यहाँ और यहाँ, l 3 बार यहाँ है और यहाँ भी है। m 2 बार यहाँ मिल रहा, यहाँ भी मिल रहा, n भी 2 बार यहाँ है और यहाँ है। अब उभयनिष्ठ पार्ट का हम गुणनफल करेंगे। तो 2 दूनी 4, l⁴, m⁴ और n⁴ ये हमको मिल गया। इसको हम एक जगह लिख लेंगे, फिर गुणा लगा के जो बचा है उसको हम लिखेंगे। तो बच क्या रहा है, बच रहा 2 दूनी 4l और n बच रहा है, तो 4ln हो गया। अब हम प्लस लगाएंगे। अब इसमें भी हम उभयनिष्ठ पार्ट लिख ले रहे हैं 4l³ m² n², जो कि हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा क्या बच रहा है, बच रहा है यहाँ से 5 और यहाँ से बच रहा है m², उसको लिख लिया हमने। अब उभयनिष्ठ पार्ट को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी 4l³ m² n² को लिख देंगे। इसके अलावा जो बचता है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ से बचा 4ln और प्लस लगा देंगे, यहाँ से बचा 5m²। तो ये इसका गुणनखंड हो गया इस पूरे पद का।